नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। लंबे समय तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के बाद भी अधर में लटके सहायक अध्यापकों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही 68 जिलों में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर चयनित 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 5 अभ्यर्थियों को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के 68 जिलों में इसकी शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लंबी लड़ाई और काफ़ी जद्दोजहद के बाद 31,277 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष किया। बिना भाई भतीजावाद और पूरी पारदर्शिता से नियुक्ति दी जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग को एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के अपने युवाओं को काफी जद्दोजहद के बावजूद 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह में हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और हम लोग 2019 में ही हमारा प्रयास था कि अक्टूबर-नवंबर तक हम 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इन्हें शिक्षक के रूप में सेवा करने का एक अवसर प्रदान कर सकें। इससे पहले सभी जिलों में बुधवार और गुरुवार को काउंसलिंग कराई गई। इसमें अभ्यर्थियों के सभी शैक्षिक और प्रशिक्षण मूल दस्तावेजों का भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन रिकॉर्ड से मिलान किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के लिए चुने गए 31,277 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। हालांकि अब इसे लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। छात्रों का हवाला देकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस लिस्ट में आरक्षण नीति का ध्यान नहीं रखा गया और कम नंबर पाने वालों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया है, जबकि ऊंची मेरिट वाले छात्र सूची से बाहर हैं। सपा प्रवक्ता आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा है कि इतनी खामियों वाली ये लिस्ट आखिर किस दफ्तर में बनी है। कमाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकालती है, गिरते पड़ते किसी तरह से 31,000 शिक्षकों की भर्ती कर पाती है और उसमें भी अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इसमें आरक्षण नीति को फॉलो नहीं किया गया है। कम मार्क्स वालों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ज्यादा मार्क्स वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये लिस्ट किस दफ्तर में बनी थी, कम से कम ये तो पता चल जाए। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर एमपी से लगने वाले उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी हाई अलर्ट है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दिन यूपी बॉर्डर के जिलों में शराब की बिक्री नहीं होगी। आबकारी विभाग ने मतदान और मतगणना के दिन पूरी तरीके से शराब बिक्री पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश से लगे सीमावर्ती जिलों इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर और आगरा में 3 और 10 नवंबर के उपचुनाव से 48 घंटे पहले शराबबंदी रहेगी। जिलाधिकारी को इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव कोरोना से पीड़ित हैं। उनके जल्द सेहतमंद होने की कामना को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में हनुमान सेतु स्थित हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया। हवन पूजन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं के हाथों में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की फोटो थी। उन्होंने सपा संरक्षक के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की।
अपने विवादित बयानों से कई बार बीजेपी को मुश्किल में डालने वाले बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह एक बार फिर चर्चा में है। विधायक जी बलिया में हुए गोलीकांड में फरार बीजेपी नेता से सहानुभूति जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। बलिया के रेवती थाना इलाके के दुर्जनपुर गांव की घटना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सामने इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है। मारे गए जयप्रकाश पाल के भाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले में ढिलाई बरती और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले में विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने घटना को क्रिया की प्रतिक्रिया बताया है। अगर कोई हमला करेगा तो सामने वाला क्रिया की प्रतिक्रिया तो देगा ही। विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि कोटे की दुकान के लाइसेंस के लिए खुली बैठक आयोजित की गई थी। एक पक्ष ने पूरे दस्तावेज दे दिए थे जबकि दूसरा पक्ष नहीं दे रहा था, जिसके बाद वहां पर मारपीट और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। उधर से सैकड़ों लोगों ने लाठी डंडा लेकर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह के बहन को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाभी को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पिताजी को और उनको भी सबको 7-8 लोग चोटिल हैं। 7-8 लोग चोटिल हैं। उधर से वहाँ पर पहले वही लोग मारपीट चालू किए हैं। 7-7, 8-8 जो है महिलाएं घायल हैं। एक बुजुर्ग घायल है जिनका बलिया हॉस्पिटल में दो पुरुष घायल हैं बलिया हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है और उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब बैरैया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने बयान से बीजेपी की किरकिरी कराई हो। अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना उनकी आदत है। हाथरस केस को लेकर भी विधायक ने टिप्पणी की थी। बलिया में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हुई हत्या के मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना पर चिंता जाहिर की है। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सनसनीखेज हत्या को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से यूपी में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। एसओ साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसकी कासू नहीं हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया जिसमें एक आदमी को जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाहियां समस्त की जाएंगी। उधर बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा कि बलिया में हुई घटना अति चिंताजनक है। साथ ही अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न से यह स्पष्ट हो जाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा। उधर कांग्रेस ने भी बलिया की घटना को लेकर सरकार को घेरा। पार्टी ने आरोप लगाया कि यूपी में पूरी तरह से जंगलराज है। पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है और मेरा यह मानना है कि शीघ्र वहाँ पे उसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बलिया में आया हूँ। मुझे अभी हो सकता है कि अभी कुछ और अपडेट्स हो गए हों जिसकी मुझे भी जानकारी ना हो, तो कुछ टाइम बाद मालूम करके मैं इस बात को बता पाऊँगा। लेकिन शीघ्र जो है दबिश पड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, टीमें गठित कर दी गई हैं जो मेरी जानकारी में है और मेरा यह मानना है कि शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी कर दी जाएगी। बलिया के दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर हुए विवाद में बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने भरी पंचायत में एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी। हैरानी वाली बात यह है कि इस घटनाक्रम को एसडीएम और सीओ के सामने अंजाम दिया गया। इस घटना में कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम सुरेश कुमार पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह समेत वहां ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। हत्या के मामले में कई लोगों को नामजद भी किया गया है। गुरुवार को बाराबंकी में धान काटने गई एक नाबालिग लड़की का शव अर्धनग्न अवस्था में खेत में मिला था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि न सिर्फ उसके साथ गैंगरेप किया गया बल्कि हैवानियत की सारी हदें भी पार कर दी गई। बाराबंकी में धान काटने गई एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया।
शराब पीने के बाद आरोपियों ने लड़की को खेत में दबोच लिया और जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित चीखने न पाए, इसके लिए आरोपियों ने उसके मुंह और नाक दबाए रखा। इससे लड़की का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान भी मिले हैं। गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ा दी हैं। इस घटना के बाद से गांव में तनाव है। गुरुवार शाम पीड़ित का परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। थाना सतरिक क्षेत्र अंतर्गत एक 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई। आज दिनांक 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बाराबंकी के सतरीक थाना क्षेत्र के पिपरा गांव की रहने वाली पीड़ित धान कटाई करने के लिए खेत गई थी। काफी देर तक जब वह नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। रात में लड़की का शव खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिला। उसके हाथ बंधे हुए थे। मौके की परिस्थितियां बता रही थी कि लड़की के साथ पहले दुष्कर्म फिर हत्या की गई। मौके पर शराब की बोतलें भी मिली। यूपी में पराली जलाने के खिलाफ सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। रामपुर में सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर पराली जलाने के आरोप में 14 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी में पराली जलाने के खिलाफ सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। रामपुर में सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर पराली जलाने के आरोप में 14 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक प्रशासन लोगों को इस बारे में लगातार जागरूक कर रहा है, साथ ही उन्हें पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में भी बता रहा है। बावजूद इसके कुछ किसान सरकार के आदेशों को अनदेखी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद रामपुर में अभी आज की डेट तक यानी कल तक की जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से 14 पराली जलाने की घटनाएं हैं, जिसमें से जांच भी सबकी की जा चुकी है और उसमें से 3 कूड़ा जलाने या जो किनारे की जो घास होती है वो जलाने के इंसिडेंट्स पाए गए हैं। बाकी 11 मामले ऐसे पाए गए हैं जिसमें किसानों ने पराली जलाई। सभी 14 के 14 मामलों में ग्राम प्रधानों को नोटिस भेजी है और ये निश्चित कर दिया है कि अगर रिपीट होती है तो ग्राम प्रधानों पर भी उतनी ही पेनाल्टी और उनको भी दंड में शामिल करेंगे। रामपुर प्रशासन के अनुसार पराली जलाने से रोकने में नाकाम रहने वाले 2 कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं, जबकि कृषि विभाग के 1 कर्मचारी की सेवा समाप्त के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। इसके अलावा कम से कम 8 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। 14 ग्राम प्रधानों को भी नोटिस भेजा गया है। बिहार और बंगाल से लाकर यूपी के अलग अलग जिलों में महिलाओं की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का संभल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह द्वारा बेची गई 2 महिलाओं को भी बरामद किया। साथ ही गिरोह के एक दंपत्ति समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। संभल के बहजोई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि महिलाओं को बेचने वाला एक गिरोह नगरिया कठेर गांव में महिला को बेचने के इरादे से आ रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नया रोडवेज बस अड्डे पर छापेमारी की, जहां एक महिला समेत गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिस महिला को बेचने के लिए लाया गया था वो भी उनके साथ थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरोह की निशानदेही पर एक अन्य महिला को भी बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है और सभी को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह बेची जाने वाली कई लड़कियों को लुटेरी दुल्हन बनने की ट्रेनिंग देता था। खरीदार को लड़की उसकी जाति की ही बताई जाती थी। लड़की बेचे जाने के बाद खरीदार के घर रुकती थी और मौके पाकर वहां से जेवर और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाती। इससे गिरोह को दुगना फायदा होता था। आज अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। तमाम क्षेत्रों में ये इनको बेचने का, महिलाओं को बेचने का काम करते थे और फिर कुछ दिनों बाद उनको वापस बुला करके दूसरे टारगेट के पास ले जा करके बेचते थे। लगातार ये इस तरीके से गरीब घरों की लड़कियों को अपना बहला फुसला करके शादी के लिए तैयार करते थे और वो टारगेट हुए व्यक्तियों को बेचते थे। इसकी ट्रैक की जा रही है कि इनके गिरोह में और कौन सी लड़कियां संपर्क में, उनसे संपर्क में आते ही उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ये गिरोह गरीब और जरूरतमंद परिवारों का पहले भरोसा जीतता था और फिर नौकरी दिलाने के बहाने या
दूसरा कोई झांसा देकर महिलाओं और लड़कियों को अपने साथ लेकर जाता था। एक बार गरीब महिलाएं इनके जाल में फंस जाती थीं तो फिर उनका निकलना मुश्किल होता था। ये गिरोह मजबूर महिलाओं को बेचने का काम बड़े ही शातिर तरीके से करता था और लाखों रुपए में सौदा तक करता था। गोरखपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रिटायर रेल कर्मी की पत्नी और 12 साल के नाती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रही, क्योंकि पति पत्नी में बीते 7 सालों से अनबन चल रही थी। फिलहाल दोनों एक ही मकान में अलग अलग रहते थे। गोरखपुर के शाहपुर थाना इलाके के रामजानकी नगर में रिटायर्ड रेलकर्मी बीरेंद्र सिंह की पत्नी और उनके नाती को चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घर में शव मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई। फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस इस मामले को संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रही है। रेलवे से रिटायर्ड बीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के बीच 7 साल से अनबन चल रही थी। बीरेंद्र सिंह ने पत्नी को घर से निकाल दिया था, लेकिन एक हफ्ते पहले समझौता होने के बाद बीरेंद्र सिंह ने पत्नी चंदा को मकान के 3 कमरे में रहने दिए थे। घर के अंदर ही दोनों की बॉडी मिली है, दोनों की हत्या की गई ऐसा लग रहा है। और इन महिला जो मृतका है, इनके अपने पति से पिछले 7 साल से विवाद चल रहा था। आपस में घटना का मुआयना किया गया है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। FIR पंजीकृत करके और संवैधानिक कार्रवाई। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने CCTV फुटेज और सर्विलांस की मदद से हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को लेकर एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्टर में हेमा मालिनी को लापता सांसद बताया गया है। इस पोस्टर पर नीचे तस्वीर के साथ लोकमणि कांत जादौन जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मथुरा लिखा हुआ है। पोस्टर पर लिखा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान 10 महीने से सांसद हेमा मालिनी मथुरा के लोगों के बीच नहीं आई हैं। इसके साथ ही बीजेपी सांसद को जन्मदिन की बधाई भी दी गई है। कानपुर में चट्टों के खिलाफ अभियान के दौरान मेयर और नगर निगम की टीम पर पथराव हो गया। इस पथराव में कुछ नगर निगम कर्मचारी घायल हो गए। निगम की टीम उन जमीनों पर से अवैध कब्जा हटाने गई थी जहां लोग पशुओं को बांधकर कब्जा कर लेते थे। कानपुर नगर निगम के चट्टा हटाओ अभियान पर एक बार फिर पथराव हो गया। इस पथराव में नगर निगम के कुछ कर्मचारी घायल हो गए। मौके पर मौजूद मेयर प्रमीला पांडे ने इसका विरोध करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। मामला दक्षिण क्षेत्र के वार्ड नंबर 84 का है, जहां गोविंद नगर क्षेत्र के रेलवे ग्राउंड में अवैध चट्टा संचालित किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम कैटल कैचिंग दल के साथ जैसे ही मौके पर पहुंची, चट्टा मालिक और उसके समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं बस देखे तब तक वहाँ से आकर लोगों को गुम्माबाजी करने। खैर हमारा गनर था, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी थे, हमारे जेडोसो थे, हमारे साथ हमारे 25 कर्मचारी आ गए जल्दी से, तब जाकर वो लोग भागे, जिसमें हमारा ये सरदार जी घायल हुए हैं। हमारा तो आपको मैं बताऊं बेटा, मैं किस तरीके से शहर को स्मार्ट सिटी बनाऊंगी। गोबर नाली में डालेंगे तो चट्टा तो मैं हटाऊंगी ना, चाहे जैसे हटाऊं, चाहे मैं कुछ भी करना, चाहिए जंगल में बांधे, चाहिए जहाँ बांधे। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से मेयर और दूसरे नगर निगम के कर्मचारियों को इस हमले से बचाया और सुरक्षित स्थान की तरफ लेकर गए। सूचना मिलने के बाद गोविंद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही पथराव करने वाले भाग खड़े हुए। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अब मथुरा में जन्मभूमि पर श्री कृष्ण विराजमान को लेकर अदालती लड़ाई शुरू हो गई है। मथुरा में जन्मभूमि पर मालिकाना हक के लिए श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला जज की अदालत में की गई अपील कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। श्री कृष्ण विराजमान की ओर 1337 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक के लिए जिला जज मथुरा की अदालत में अपील दाखिल की गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज ने याचिका स्वीकार कर ली है। इससे पहले सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख दी थी। इस मामले में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। आज बहुत अच्छा रहा कोर्ट में, और इतने दिन तक 1 महीने तक जो हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज हमारी बात डिस्ट्रिक्ट जज ने मानी है और ये बात मानी गई कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की फाइंडिंग ऑन लॉ गलत थी
और जो बात हमने रखी थी कि एक वर्शिपर को और एक डेटी को राइट टू सू होता है, उन्हें केस फाइल करने का अधिकार होता है, उस ग्राउंड पे आज हमारी अपील एडमिट हुई है और मस्जिद पक्ष को और सारे विपक्षियों को नोटिस जारी किया है इस केस में डिस्ट्रिक्ट जज महोदय। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि के शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बताया गया है और उसे हटाने की मांग की गई है। साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर स्वामित्व भी वापस मांगा गया है। दावा है कि इस समय जहां मस्जिद है, कभी वहां कंस का कारागार था और वहीं पर कृष्ण का मंदिर था। मुगलों ने इसे तुड़वाकर वहां शाही ईदगाह बनवा दिया। हमारी अपील दायर थी और माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के आज अपील सुनवाई के लिए लगी थी और आधे घंटे से अधिक समय हुआ जिसमें बहस हुई और माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने जितने विपक्षी थे उनको नोटिस इशू कर दिया है। अपील एडमिट हो गई है और पूर्व में इसमें लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाया गया था जिसमें हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट श्री हरिशंकर जैन और विष्णु जैन कर रहे थे। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि अब न्याय की जीत होगी और जो अगली सुनवाई की तारीख है वो लगभग आधे घंटे में पता चलेगी। इस मामले को लेकर मथुरा की सिविल जज कोर्ट ने याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वहां से याचिका को खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने जिला जज की कोर्ट से अपील दाखिल की है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ की सरकार 17 अक्टूबर से मिशन शक्ति का आगाज कर रही है। शारदीय नवरात्र से बसंतिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में करेंगी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में मिशन शक्ति का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को समर्पित 180 दिन का महत्वपूर्ण मिशन शक्ति अभियान शनिवार से शुरू हो रहा है। इस प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जबकि बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। शारदीय के वंशतिक नवरात्र तक चलने वाले अभियान में प्रत्येक जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली 100 महिलाएं, बालिकाओं का चयन भी रोल मॉडल के रूप में करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कल से की जाएगी और आप देखिए कि ये जो वैन है, ये वैन पूरे प्रदेश भर में कल से 180 दिनों तक लगातार चलेगी। कल शारदीय नवरात्र का दिन है, पहला दिन है और शारदीय नवरात्र से लेके बसंतिक नवरात्र तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ से करेंगी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान प्रदेश भर के 75 जिलों में के साथ ही साथ 521 ब्लॉक, 59,000 पंचायतों और 630 शहरी निकायों के साथ ही साथ 1,535 थानों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने के प्रशिक्षण देकर सम्मान के प्रति उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे। तो इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान के साथ साथ महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का भी काम करेगी। अब देखना यह होगा कि ये अभियान किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कार्यरत होता है और किस तरीके से प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम करेगी। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ विकास श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, लखनऊ। मिशन शक्ति अभियान के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन और जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, महिला अपराध और बाल अपराध से संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए हर महीने 1 सप्ताह के विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। प्रदेश के सभी 75 जिलों, 521 ब्लॉकों, 59,000 पंचायतों, 630 शहरी निकायों और 1,535 थानों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण देकर सुरक्षा और सम्मान के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चरण में अभियान को जागरूकता आधारित रखा जाए, जबकि दूसरे चरण में मिशन शक्ति के क्रियान्वयन पर बल दिया जाए, जबकि संगठन, विभिन्न महिला संगठन, मीडिया और जागरूक सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समिति बनाकर विभिन्न रोल मॉडल का चयन किया जाए। ऐसी महिलाओं और बालिकाओं का चयन होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लिए एक प्रेरणा बनी हो और विशिष्ट क्षेत्रों में
प्रयास कर सफलता पाई हो। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।